हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो भाग 2 में हमने फणीश्वर नाथ रेणु की लिखित कहानी ठेस पढ़ी थी, समझी थी, परंतु वह अधूरी थी। इस वीडियो भाग 3 में हम इस ठेस कहानी को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, सिरचन एक सच्चा कलाकार था, सहृदयी था, स्पष्टवादी था, खाने पीने का शौकीन था, स्वाभिमानी था और साथ में हृदय का बड़ा उदार भी था। ठीक है। तो लेखक के घर मानू के लिए शीतल पार्टी एवं चिक बना रहा था कि लेखक की भाभी व चाची के कटु वचन से सिरचन के स्वाभिमान को ठेस लग जाती है। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु काम छोड़कर चला जाता है। तब लेखक सिरचन को मनाने सिरचन के घर जाता है तो क्या देखता है कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? मेरी घरवाली ससुरी खुद मरी, मेरे बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा नहीं भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इस पर। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। लेखक मानू को छोड़ने पहुंचाने ससुराल जा रहे थे तो स्टेशन पर उन्होंने जब मानू को देखा कि बड़े प्रेम से वो चिक को मोड़ कर ले जा रही है, तब सिरचन को कोसने का जी हुआ लेखक को। कि इतने में गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते ही सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मतलब सिरचन ने पारिश्रमिक लेने से मना कर दिया। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मतलब मानू जब भेंट में सब चीज़ों को पाती है तो उसके खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और वह सिरचन के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। और लेखक जब इस बनी हुई चीज़ों को देखता है तो देखता है कि इतनी सुंदर चीज़ें पहले कभी उसने नहीं देखी थी। और कहानी का अंत हो जाता है। कहानी का अंत बड़ा सुखांत है।
बड़ा मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। सिरचंद के चरित्र ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा कलाकार सहृदयी, स्वाभिमानी और बड़े उदार दिल का होता है। सिरचंद ने अपनी आत्मीयता से ममता से मानू के हृदय को जीत लिया और इस कहानी को सफल बना दिया। ठीक है, इस तो कहानी पूर्णतः सफल है, सक्षम है और बड़ी हृदय स्पर्शी है, जिसका अंत बड़ा सुखदायी है। तो कहानी अपनी जगह सफल है। इस कहानी में लेखक ने इस बात को भी हमें समझाना चाहा है कि हमें कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उचित पारिश्रमिक देना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हमारी ग्रामीण कला और कलाकारों को जीवंत रख सकते हैं और उनके साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी धरोहर, हमारी विरासत की हम रक्षा कर पाते हैं। धन्यवाद।